और संख्या पत्ती में हमारा आज का आर्टिकल रहेगा घातांक नियम। घातांक नियम के लिए अपन लोग सबसे पहले देखते हैं, इसे बोलते हैं a की पावर b बराबर c। a की पावर b बराबर c, ये होता है हमारा आधार। इसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, और यह उसका घात कहलाता है। अर्थात इसे पूरा बोलते हैं घात के अंदर जो अंक है वो क्या कहलाएगा? घातांक कहलाएगा। घात में जो अंक है क्या कहलाएगा? घातांक कहलाएगा, और यह इसका मान होता है। यानी कि किसी आधार की कोई घातांक की जाए, किसी वैल्यू की कोई घातांक की जाए, किसी संख्या की कोई घातांक की जाए, तो हमें कोई मान प्राप्त होता है। यह इसका बेसिक था। इससे रिलेटेड कुछ नियम हमारे पास है, अलग अलग घातांक होगी, कुछ नियम हमारे पास है। उन नियम की चर्चा अपन लोग पहले करें, क्योंकि हमारा आर्टिकल ही क्या है? घातांक नियम ही हमारा आर्टिकल है। पहले नियम की बात करते हैं अपन लोग। हम लोगों ने पढ़ा है यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। हमने पढ़ा है यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो देखिए कब जुड़ जाती है। कंसेप्ट पूरा नहीं था, ये लाइन पूरी नहीं है, क्योंकि अगर अपन लोग इतना याद रखें तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, इन दोनों का आधार क्या है? समान है, 2 है। इसका मतलब ये घातें क्या होनी चाहिए? जुड़नी चाहिए। यानी कि 2 की पावर क्या होनी चाहिए? जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। वजह, क्योंकि यह सामान्यतया हमेशा नहीं होता। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, ऐसा हमेशा नहीं होता। तो ऐसा कब होता है? करिएगा भाई, याद करिएगा। गुणन रूप में, कौन सी फॉर्म में? गुणन रूप में। अब आगे पढ़िएगा। गुणन रूप में आधार समान है, आधार समान है, तो घातें जुड़ जाती है। यानी कि इसकी एक कंडीशन हो गई, शर्त हो गई। सामान्यतः कभी भी आधार समान हो तो घातें नहीं जुड़ेंगी। कब जुड़ेंगी? अगर वो गुणा की फॉर्म में है, और फिर अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2, बीच में निशान क्या है? गुणा का। तो हम कहेंगे ये कौन सी फॉर्म में है? इन प्रोडक्ट फॉर्म, गुणा की फॉर्म में है। इन प्रोडक्ट फॉर्म इफ बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। गुणन रूप में यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। अब घातें जुड़ जाएंगी और हमें 2 की पावर कितनी मिलने वाली है? 5। यह था घातांक का पहला नियम। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की ओर। यह गुणा की फॉर्म में था, अगला नियम किस में आएगा? भाग रूप में। यदि भाग के रूप में हो घातें और फिर भी क्या हो? आधार समान हो। भाग रूप में हो, आधार समान हो, तो घातें घट जाती है। अब देखिएगा भाई, यहां थोड़ी सी विशेष बात रहेगी। यह नियम ही अपने आप में थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुछ विशेष बात है इसमें। अब देखिएगा क्या विशेष है। हम लोग इसका रूल बनाएं, जैसे हम लोग इसका रूल बनाते हैं ऊपर वाले का, a की पावर m गुणा a की पावर n, तो हमारा नियम बन जाएगा a की पावर m प्लस n। इसी तरह से इसका नियम अगर हम बनाएं तो देखिएगा a की पावर m बटा a की पावर n, तो इसके 2 रूल होंगे। a की पावर m बटा a की पावर n अगर हो तो उसके 2 रूल होंगे।
ये होगा एक तो a की पावर m माइनस n और दूसरा होगा 1 बटा a की पावर n माइनस m। ये कब होगा? ये होगा इफ m ग्रेटर देन n और ये होगा इफ n ग्रेटर देन m। आखिर वजह क्या है? अगर नियम आया तो ही गलती होने की संभावनाएं रहेगी। अगर सवाल आ गया तो गलती होने की संभावनाएं 0% हो जाएंगी। कैसे? हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 7 बटा 2 की पावर 2। तो निश्चित रूप से हमें पता है भी ऊपर 2 कितनी बार है? 7 बार है। नीचे 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 बार से 2 बार 2 कट जाएंगे तो 2 कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। कहां बचेंगे? ऊपर बचेंगे। तो हमें रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास सीधा आ जाएगा 2 की पावर 5 या हम कहेंगे 2 की पावर 7 माइनस 2 यानी कि 2 की पावर 5। अगर 2 की पावर 7 और नीचे होता 2 की पावर 12, ऊपर 2 गुना में कितनी बार लिखा जाता? 7 बार लिखा जाता। और नीचे 2 गुना में कितनी बार लिखा जाता? 12 बार लिखा जाता। तो ऊपर के 7 बार नीचे 7 बार तो काट देता, तो ऊपर क्या बचता? कुछ नहीं बचता। और जब ऊपर कुछ नहीं बचता है तो हम कहते हैं ऊपर बचा 1। नीचे 2 कितनी बार बच जाता? 12 बार था, 7 बार से 7 बार कट गया, हमारे पास बचा 2 की पावर, या हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 12 माइनस 7 यानी कि 2 की पावर 5। लेकिन असल में क्या होता है कि अगर रूल आ जाता है डायरेक्ट तो हम ये नहीं समझ पाते कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है और उसका बनेगा क्या। क्योंकि अगर हम लोग जाएं हमारे प्राचीन सभ्य सिस्टम में चलें तो हमारे पास एक खेल होता था, रस्सा कस्सी का खेल। अब रस्सा कस्सी का खेल बहुत सारे लोग परिचित नहीं है। उस रस्सा कस्सी के खेल में क्या होता था कि 2 टीमें बनाई जाती थी रस्सा कस्सी की, 5-5 लोगों की, 10-10 लोगों की या 15-15 लोगों की, इस तरह की 2 टीमें बनाई जाती थी। और फिर क्या किया जाता था? हालांकि अभी ग्रामीण ओलंपिक में जो है वो कई बार अपने को ऐसा देखने को मिलता है, उस खेल को बुजुर्ग लोग उस खेल को खेलते हैं। तो फिर क्या करते थे? एक बॉर्डर लाइन बनाया जाता था और दोनों टीमें अपना अपना जोर आजमाइश करती थी। जिस लाइन में जिस पारी में ज्यादा ताकत होती वो दूसरी पारी को घसीट कर अपनी ओर ले आती थी और वह टीम जीत जाती थी। चूंकि वर्तमान तो यही बात यहां बिल्कुल स्टिक लागू हो रही है। ये क्या कह रहे हैं देखिएगा, एम मुंह खुला है इस तरफ, ऐसे जिधर मुंह खुला होता है उधर संख्या बड़ी होती है, हमेशा याद रखिएगा। जिधर मुंह खुला होता है उधर संख्या बड़ी होती है। तो अब मुंह किधर की ओर खुला है? एम की ओर। तो एम बड़ा होगा और एन छोटा होगा। एम बड़ा होगा मतलब ताकतवर होगा। जब एम ताकतवर होगा तो किसको घसीट के ले जाएगा अपनी ओर? एन को घसीट के अपनी ओर ले जाएगा। तो देखिए इसमें एन घसीट के नीचे से कहां आ गया? ऊपर आ गया और घट गया, क्योंकि एम की पावर ज्यादा थी, एन की पावर कम थी। तो कम थी तो उतनी पावर क्या हो गई? लेस हो गई और उतने वो प्रभावी रह गए। हम कितना प्रभावी रह गया? ए की पावर एम माइनस एन। यहां देखिए नीचे क्या कह रहा है, किस तरफ मुंह खुला है? एन की ओर मुंह खुला है। इसका मतलब बड़ा कौन है? एन बड़ा है। अब बड़ा कौन है? एन बड़ा है। तो किसको घसीट के लाएगा? एम को घसीट के लाएगा। तो ऊपर कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। और जब कोई नहीं होता तो हमेशा वहां क्या होता है? एक होता है। भगवान जी तो होते ही होते हैं, हर जगह पे है कि नहीं है? तो यहां कुछ नहीं बचा, ऊपर नीचे आया। इसका मतलब यहां ऊपर क्या बचा? एक बचा और नीचे आगे क्या हो गया? घट गया। एम माइनस एन नहीं होगा, क्योंकि यहां ताकतवर कौन है? इसमें एन ताकतवर है। तो एन में से एम घटेगा, ना कि एम में से एन घटेगा। ऐसा ऑप्शन कई बार आ जाते हैं, खतरनाक से ऑप्शन आ जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा धैर्य से काम में लेना है, क्योंकि जब इसका रूल आया तभी गलत होने की संभावनाएं होंगी। कभी सवाल आया तो गलत होने की संभावना 0% होगी, क्योंकि हमें देखते ही पता चल जाएगा ऊपर की पावर बड़ी है।
यहां हम लोग इस बात को कई बार नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं, लगभग बहुत से जो है वो, कई बार हम लोग जब छोटे थे स्कूल में जाते थे तो हमें अक्सर कह दिया जाता है, हम पूछते थे गुरुजी इसका मतलब क्या है, ऐसे को लेना देना नहीं, आप सवाल कर दो सीधा का सीधा ही। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमें ज्यादा कंफ्यूज करें। लेकिन यहां ये देखिए, इसका स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, यहां बड़ा कौन है, m बड़ा है, तो छोटा उधर जाके घसीटेगा। 2 नंबर नियम नंबर 3 की बात करें कि a की पावर m की पावर n है, यानी कि अगर पावर की पावर दे दी जाए, अगर पावर की पावर आ जाए, कोई जरूरी नहीं है 2 ही पावर हो, 3 बार हो, 4 बार हो, अगर पावर की पावर आ जाए तो वो पावर आपस में गुणा हो जाती है। जैसे कि 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3, उदाहरण इस तरह का ले लिया अपन ने। यहां पावर की पावर बन रही है, तो सारी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, गुना हो जाएंगी, अर्थात 2 की पावर 3 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 2 की पावर 18। अब ये कैसे हुआ भी देखिएगा, समझते हैं अपन लोग इसे। पहले अपन लोग केवल इतना अक्सा हल करते हैं, 2 की पावर कितनी है, ये कितनी बार है, तो देखो 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, सही है। भी 2 की पावर 3 कितनी बार था, तो हमने इसको कितनी बार लिख दिया, 2 बार। उसकी पावर कितनी है, अब ये कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार। तो 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3। यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार सबका क्या है, 2 है, घातें 3 3 3 3 3 कितनी बार है, 6 बार। तो 3 3 3 3 6 बार जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 18। चेक करिएगा भाई हमारे द्वारा किया गया प्रश्न सही है या नहीं है। रूल नंबर 4 की बात करें, एक अभी रीट हुई है, अभी रीट जिसका अभी रिजल्ट आया और भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। एक इससे पहले रीट हुई थी जिसकी ज्वाइनिंग पीछे जून में मिली थी। उस रीट में कई जो प्रतिभागी थे उनको इस रूल ने डसा था। L1 में क्या है रूल देखिएगा, a की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। इस पर बेस्ड एक प्रश्न आया था, हालांकि वो प्रश्न आगे अपने को देखने को मिलेगा, जो प्रश्न आया था वही मिलेगा। तो इस रूल पर बेस्ड एक प्रश्न आया था, किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था और कैंडिडेट ने थोड़ी सी लापरवाही बरती और हजारों लोग, कितने लोग, हजारों लोग जो है वो मेरिट के अंदर आ गए थे। क्यों आ गए थे, क्योंकि इस गलती के कारण हजारों लोग बाहर निकले थे, इसलिए दूसरे हजारों लोग अंदर आ गए थे। एक छोटी सी गलती की वजह से क्या हुआ वो गलती देखते हैं, तो अपन बात करते हैं उस गलती की, चर्चा करते हैं। यहां रूल था किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे कि 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, 32 की पावर 0 1, -4 की पावर 0। बस यहां दिक्कत आई थी। प्रश्न इसी तरह का था, वहां जो सॉल्व करने के बाद में बन रहा था वो बन रहा था -7 और उसकी पावर कितनी थी, 0।
तो गौर करें, यह कभी नहीं होता है। कैंडिडेट ने क्या दिमाग लगाया कि जी 5 की पावर 1 0 होता है, तो -5 की पावर 0 जो होगा वो क्या होगा, -1 हो जाएगा। उन्होंने ऐसा रूल लगाया और वो -1 करके पूरे सवाल को हल कर दिया। तो जब -1 करके हल कर दिया, जहां करना तो +1 था, लेकिन उन्होंने कर क्या दिया, -1 कर दिया। जहां उत्तर आना 16 था, वहां आया कितना उनका, अब 14, क्योंकि 1 ज्यादा करना था, 1 कम कर दिया, मतलब डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का आ गया। उत्तर आना 16 था और आया कितना, 14। और वो कहां पड़ा था, ऑप्शन में ए में तैयार पड़ा था वो। और गणित में क्या होता है, हम लोग सोचते हैं ऐसा कि प्रश्न सही होगा तो आंसर सही आएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा एग्जामिनर जो हो गया है वो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गया है। वो भी क्या करता है, वो इस तरह से देखता है भी कैंडिडेट कहां कहां गलती कर सकता है, वो जो जो गलती करता है वो उसी तरह ही गलती करके ऑप्शन तैयार करता है। तो इसका सही आंसर क्या था कि a की पावर 0। अब ये नहीं कहा गया था कि a वहां पे पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, a है और a एक नेचुरल नंबर, एक पूर्णांक बताया था उन्होंने। तो किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है, चाहे -398 की पावर 0 हो तो उसका मान भी 1 होता है। यहां इसका एक प्रश्न आया था, जो प्रश्न आगे आएगा अपन लोग इसकी चर्चा करेंगे रूल की। रूल नंबर 5 की चर्चा करते हैं। a की पावर m और a की पावर -n, a की पावर m और a की पावर -n, है ना समझ। तो जब वो घर बदलता है तो उसकी प्रकृति बदल जाती है। अब प्रकृति बदल जाती है, कैसे बदलती है देखिएगा। प्रकृति का मतलब यहां क्या लेना है, वो खुद नहीं बदलता, उसकी नेचर बदल जाती है, उसका स्वभाव बदल जाता है। या रामलाल से अगले घर में जाती मोहनलाल बन जाएगा, भी वो रामलाल है तो रामलाल ही रहेगा, अशोक तो अशोक ही रहेगा, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा, उसकी नेचर बदल जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्योंकि ये बात मैंने बतानी इसलिए जरूर समझी क्योंकि आप कहीं इसको रामलाल को खुद को ना बदल दें। देखिएगा, जब आप घर बदलते हैं तो हमारा व्यवहार, हमारी प्रकृति बदल जाती है। उसी प्रकार जब आप इनका घर बदलेंगे, घर बदलने से हमारा तात्पर्य अंश से हर में लेके जाएं या हर से अंश में लेके जाएं, तो इनका व्यवहार भी बदल जाएगा। अर्थात अगर इनकी पावर, अगर इनकी नेचर, अगर इनकी प्रकृति, इनकी घातांक अगर धनात्मक है तो घर बदलते ही ऋणात्मक हो जाएगी, और अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी। जैसे कि ये कहां पड़ा है, अंश में, क्योंकि नीचे 1 लगा सकते हैं, ऊपर तक लगेगा नहीं, नीचे 1 लगेगा, तो कहां पड़ा है, अंश में। इसे हम कहां ले जाना चाहते हैं, हर में, तो क्या कहेंगे, a की पावर -m, यानी कि पावर की जो निशान है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। a नहीं बदलेगा, a नहीं बदलेगा, उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। अब a यहां किसका पड़ा है, माइनस का, ये नीचे आएगा तो ऊपर तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, प्लस का। ये नीचे है, ये घर बदलेगा, यानी कि अब ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो a की पावर क्या हो जाएगी, ये नीचे माइनस का n है, अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, प्लस का n हो जाएगा। अर्थात अगर कोई संख्या अंश से हर में आए या हर से अंश में जाए तो वह अपनी घातांक का निशान बदल देता है, अपना निशान नहीं बदलता, अपनी घातांक का निशान बदल देता है। जैसे कि हम बात करें 1/4 है, हम इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं, या मैं 4 ना लिखकर 2 की पावर 2 लिख दूं। हम इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसे 2 की पावर -2 कर देंगे, क्योंकि पावर का निशान बदल जाएगा। अब जरा देखिएगा, कई बार क्या होता है कि हमारे पास लिखा होता है b/a की पावर 3। क्या लिखा होता है, b/a की पावर,
लेकिन हमारा काम हल होना है a बटा b से। हमारा काम किससे हल होना है? यानी कि a ऊपर जाए b नीचे आए उससे हल होना है। इसका मतलब इनका घर बदल जाए तब हल होना है। जब घर बदलेंगे तो घातांक का निशान भी, अर्थात a बटा b अगर हम करना चाहते हैं, अंश को हर में ले गए, हर को अंश में ले गए, तो हम पावर का निशान क्या कर देंगे? बदल देंगे। यानी कि अगर प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, और अगर माइनस का है तो प्लस का कर देंगे। एक अलग एग्जांपल और लेते हैं। q बाई पी की पावर -3x प्लस 2, हमें इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। हमारी इच्छा है कि हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखें, तो हम इसे लिखेंगे p बाई क्यू। अंश को कहां ले गए? हर में। हर को कहां ले गए? अंश में। जब अंश से हर में ले जाएं या हर से अंश में ले जाएं तो हमें क्या करना होता है? घातांक का निशान बदलना होता है। तो यहां देखिए घातांक में कौन कौन है? एक तो माइनस का 3x है और एक प्लस का 2 है। हम इनके निशान बदलेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? प्लस का 3x, और इसको क्या लिखेंगे? माइनस का 2। चलिएगा एक एग्जांपल और करते हैं। b बटा a की पावर 3x माइनस 5, हम इसे a बटा p की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। देन व्हाट विल बी डू? -3x प्लस 5। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इन दोनों में कोई फर्क, यह और यह आपस में क्या है? बराबर है। क्योंकि यहां पे क्या हुआ है? गणित के एक नियम का पालन हुआ है, घातांक के एक नियम का पालन हुआ है कि अगर अंश से हर में या हर से अंश में जाए तो उसकी घातांक का निशान बदल जाता है। हमने तो केवल वही किया है, इसका निशान ही बदला है। क्या हमारी बात समझ में आ रही है आपको? चलिएगा भाई, हम लोग आगे चलते हैं, अगले रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। रूल नंबर 6 के अंदर क्या होगा? दो अलग अलग चर होंगे, जैसे a गुना b। इसकी पावर कितनी दिखा दी हमें? m। इसी तरह से रूल नंबर 7 होगा, जिसमें होगा a बटा b और उसकी पावर कितनी दिखाएगा? m। यानी कि रूल नंबर 6 में है कि अगर गुणा में हो और उनकी इकट्ठी पावर m हो, केवल और केवल किस में हो? जोड़ में ये नियम लागू नहीं होगा कि a प्लस बी की पावर अगर m हो तो ऐसा नहीं होगा। जो गुणा में हो रहा है वैसा नहीं होगा। तो देखिएगा, जब गुणा में हो और इकट्ठी पावर हो तो हम दोनों की पावर अलग अलग कर सकते हैं। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m गुणा b की पावर m। गुणा है तो गुणा ही लगाएंगे, और भाग है तो भाग लगाएंगे। अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं? a की पावर m बटा b की पावर m। यानी कि उदाहरण की बात करूं, अगर हम 10 की पावर 3 लिखना चाहते हैं तो हम इसे छोटा करेंगे तो लिख देंगे 2 गुणा 5 की पावर 3। ओके, 2 गुणा 5 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 गुणा, चेक करिएगा 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 को 8 से गुणा करते हो तो हमें क्या मिलता है? 1000 मिलता है। कई बार क्या होता है, इस रूल को बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? देखिएगा भाई, क्या आप इसका मान बता सकते हैं? 1/5 की पावर 7 बता सकते हैं?
देखिएगा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना। अगर आप इसको क्या कर लें, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लें तो ये बन जाएगा 2/10 की पावर 7। 2 की पावर 7 याद है कितना होता है 128, और 10 की पावर 7 कितना होता है, एक के आगे कितनी जीरो लग जाएंगी, 7 जीरो लग जाएंगी। तो बताइए कि 1/5 की जो पावर 7 था वो कितना बना, 8, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7 ये बनेगा। अगर 1/5 की पावर 7 आप करेंगे तो ये बनेगा। कई बार हमें इसका बड़ा फायदा हो जाता है। ये था हमारा रूल नंबर 7। अब हम बात करते हैं आगे एक बहुत ही अच्छे से और शानदार से रूल की, जो है रूल नंबर 8 और घातांक नियम का आखिरी नियम क्या है। देखिएगा कि जब तक हम लोग इसका एक बार अभ्यास कर रहे हैं तब तक हम लोग, जैसे हमने लिखा इसे ए, और ये जो चोंच दिखाई दे रही है इस चोंच के अंदर क्या लिखा है हमने, एन। चोंच के बाहर नहीं लिखा, चोंच के अंदर लिखा है। इसका सही अर्थ क्या होता है देखिएगा, हम लोग इसको भी आगे पढ़ेंगे, घातांक और करनी पढ़ेंगे, वहां पर इसको अपन लोग पढ़ेंगे भी असल में चीज क्या है। लेकिन तब तक हम लोग इसे याद रखते हैं कि ए और इसकी चोंच में कितना है, एन है। अब ये क्या होगा जब घातांक में जाएगा, तो जो भी यहां अंक होगा वो घातांक में 1 के बटा में चला जाता है। अगर चोंच के अंदर इसमें 2 है तो पावर कितनी बनेगी, 1/2। 3 है तो कितनी बनेगी, 1/3। 5 है तो कितनी बनेगी, 1/5। यानी कि ये होगा a का nवां मूल। अगर 2 है तो दूसरा मूल कहो या वर्गमूल कहो, 3 है तो तीसरा मूल कहो या घन मूल कहो, 4 है तो चौथा मूल, 5 है तो पांचवा मूल, 6 है तो छठा मूल। जैसे कि हमें कहा गया 3 और a, हम इसे लिखेंगे a की पावर 1/3 और लिखेंगे a का तीसरा मूल या घन मूल। अब बात करते हैं इसकी, थोड़ा सा समझते हैं अपन लोग इसे। अब गौर करिएगा थोड़ा सा, यहां जब अपन लोग घातांक नियम को पढ़ते हैं, इस नियम को पढ़ते हैं, तो ये लिखा होता है कि ये a, चोंच में जो n है वो कहलाएगा a का nवां मूल, जहां n एक प्राकृत संख्या है। n एक प्राकृत संख्या है, n इज ए नेचुरल नंबर। और जब ये प्राकृत संख्या है तो कहां से प्रारंभ होगी, 1 से। इसका मतलब गारंटेड है कि यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अब ध्यान देना, सामान्यतया क्या हो गया, सामान्यतया इसको भी किसका रूप लिख देते हैं, वर्गमूल का। लेकिन असल में वर्गमूल तो होता क्या है, ये होता है वर्गमूल का निशान। तो क्योंकि जो दूसरा मूल है वही क्या होता है, वर्गमूल होता है, और जो तीसरा मूल है वो क्या होता है, घनमूल होता है। लेकिन इसे ही सामान्यतया क्या कह दिया जाता है, वर्गमूल कह दिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। वर्तमान में चलन चल रहा है इसी का, स्वीकार कर लिया गया इसको। लेकिन असल में अगर बात करें कि वास्तव में होता है क्या, नहीं होता है। कि 4, इसका मतलब होता है कि किस संख्या को मैं 2 बार गुणा करूं कि 4 आए, तो आप 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा। आप किस संख्या को 3 बार गुणा करें कि 64 आए, 64 के घनमूल का मतलब तो यही हुआ कि किस संख्या को आप 3 बार गुणा करें, तो आप 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा। तो ये कह रहा है बताओ मैं किस संख्या को 1 बार ही गुणा करूं, एक ही बार लिखूं कि 4 आ जाए। तो असल में तो इसका मान क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। लेकिन वर्तमान में इसे क्या स्वीकार कर लिया गया है, वर्गमूल ही स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि अगर ये सिंबल आता है तो इसका मान क्या समझा जाता है, इसका मान 2 ही समझा जाता है, जैसे इसका मान 2 समझा जा रहा है। लेकिन असल में बात, सही बात तो यह है कि 1 होता है तो उसका मतलब रूल को अकॉर्डिंग देखें तो इसको 3 बार गुणा करें तो 64 आना चाहिए, किसी संख्या को 2 बार गुणा करें तो 4 आना चाहिए, तो वर्गमूल 2 हो गया। तो किसको 1 बार गुणा करूं कि 4 आए, तो वो संख्या होगी 4 ही होगी। असल में इसका मान तो 4 होना चाहिए था,
लेकिन इस सिंबल को ही किसका सिंबल स्वीकार कर लिया गया है वर्तमान में? वर्गमूल का सिंबल स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए हम लोग भी ज्यादा बहस नहीं करने वाले इस विषय पर, क्योंकि हम भी स्वीकार ही कर लेते हैं। नोट, ये तो देखिए कहां पड़ा है मान, उस चोंच के अंदर है, और अब ये मान कहां पड़ा है? ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होते, क्योंकि अगर इसका मतलब तीसरा मूल होता है, अगर यहां 3 लगाऊंगा यानी कि इसका मतलब तो होगा a का तीसरा मूल, लेकिन इसका मतलब होगा a का 3 से गुणा, यानी कि मान काफी बड़ा हो जाएगा। कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। क्या यहां तक की बात समझ में आई? एक छोटे से नियम की ओर चर्चा हम लोग करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग घातांक नियम से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखिएगा अभी हमारे पास 3 चीजें हैं। जैसे अपन लोगों ने घातांक नियम को पढ़ा, उस समय 3 चीजें अपन लोगों ने देखी थी। क्या क्या 3 चीजें देखी थी? एक देखा था हमने आधार, एक देखा था घातांक, और एक देखा था मान। कितनी हमारे पास यहां पर वैल्यूज है? 3। देखिएगा, अगर इन तीनों में से कोई भी 2 समान हो, अगर इन तीनों में से कोई भी 2 समान हो, तो तीसरी ऑटोमेटिकली क्या होगी? समान हो जाएगी। हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये समान है। समझ में आ गई हमारी बात? कैसे? देखिएगा, मान लीजिएगा पहली बात में आधार और घातांक समान बता रहा है, आधार और घातांक समान बता रहा है, तो नियम कहता है कि हमें किसको बराबर करना है? डिक्लेयर करना है, भी मान बराबर होगा। तो देखिए बिल्कुल, दोनों का आधार क्या है? 2। दोनों की पावर कितनी है? दोनों का आधार समान है 2, दोनों की घातांक समान है 3। तो जो इसका मान आएगा और इसका मान आएगा वो भी आपस में क्या होगा? समान होगा। यदि आधार समान हो, घातांक समान हो, तो हम क्या कहेंगे कि उनका मान भी समान होगा, उनकी वैल्यू भी समान होगी। दूसरा रूल कि अगर आधार और मान दोनों समान हो, तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि इनका क्या समान होगा? घातांक समान होगा। कैसे भाई? हमें 2 आधार लिखने हैं, ये लिख लिए 2 आधार, आधार दोनों समान है, लेकिन इसका घातांक x है, इसका घातांक 3 है, लेकिन दोनों का मान समान है। इसका मतलब दोनों के बीच में निशान क्या है? यानी कि जितनी इसकी वैल्यू है उतनी इसकी वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यू समान है। इसका मतलब बीच में निशान क्या आएगा? बराबर का निशान आएगा। ये कह रहा है 2 की पावर x, लेकिन ये कह रहा है 2 की पावर 3। तो आप बता सकते हो x की जगह कितना आएगा? क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? तो गारंटेड है कि यहां 8 लाने के लिए 2 की पावर आपको कितनी करनी पड़ेगी? 3 ही करनी पड़ेगी। इसका मतलब दोनों के घातांक जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। रूल नंबर 3 की बात करता हूं कि अगर घातांक समान हो दोनों के और मान भी समान हो, तो हम क्या कर देंगे? हम डिक्लेयर कर देंगे कि इनका आधार भी जो है वो क्या होगा? समान होगा। कैसे? मान लिया इसका आधार 2 है और घातांक 3 है, लेकिन इसका आधार x है, उसकी घातांक 3 है, और दोनों के बीच में निशान क्या है? क्योंकि दोनों का मान समान है। ये कह रहा है 2 की पावर 3 मतलब 8, ये कह रहा है x की पावर 3। बताओ किसकी पावर 3 करूं कि 8 हो जाए? निश्चित रूप से मुझे 2 की पावर 3 ही करना होगा। तो देखिए, दोनों के घातांक समान थे, दोनों के बीच में बराबर का निशान था, मतलब मान भी समान था, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के आधार भी समान होंगे। आधार, घातांक और मान। अगर आधार और घातांक समान हो तो हम क्या कहेंगे? मान समान होगा। अगर आधार और मान समान हो तो हम कहेंगे उनका घातांक समान होगा, और घातांक और मान समान होगा तो हम कहेंगे उनका आधार समान होगा। बताइएगा भाई, यहाँ की बात बढ़िया तरीके से समझ में आई? इसके आगे की चर्चा करते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।